मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 23 साल है और मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मैं अपने माँ बाप का बहुत लाडला हूँ। मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे पिता 2 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मर गए थे। इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैंने अपनी बहनों की शादी करने में देर नहीं लगाई। पहले मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया, फिर उसके बाद छोटी बहन का, और 1 साल के अंदर मैंने अपनी दोनों बहनों को विदा कर दिया। अभी मेरी एक बहन रह गई थी, उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मैं जब माँ को कहता कि मैं शहर से बाहर चला जाता हूँ काम करने के लिए, तो उन्होंने मुझे भेजने से साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि माँ मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती थी। ये तो बचपन से ही था कि रात को माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब भी माँ मुझे बहुत कम बाहर जाने देती थी। एक दिन मैंने यूं ही माँ से पूछा कि माँ, आपको क्या हो जाता है जब मैं बाहर जाता हूँ रात के वक्त? माँ मुझसे कहती कि बस एक ही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो जाता था। अभी मेरी एक बहन और कुंवारी थी, मगर मेरी माँ अभी तक मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माँओं को तो अपने बेटों की शादी का बड़ा शौक होता है, मगर मेरी माँ को तो अभी तक मेरी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं तो बस माँ की इन पाबंदियों में फंसकर रह गया था। मैंने गहरी सांस ली। रात के वक्त मैं कमरे में बैठा हुआ था। अचानक ही मुझे मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मुझे घबराहट होने लगी और बेचैनी भी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं कमरे से बाहर आ गया। माँ अभी तक जाग रही थी। पहले तो कभी माँ इतनी रात तक नहीं जागती थी, मगर आज ना जाने क्यों वो जाग रही थी। मैं आगे बढ़ के माँ के पास गया तो माँ मुझे देखते ही मेरी तरफ आकर परेशानी से पूछने लगी, रमेश तुम ठीक तो हो? मैं हैरत से माँ को देखने लग गया। अभी मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया था कि मुझे कुछ हुआ है, तो फिर माँ को कैसे पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हूँ? वो तो मेरे लिए परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन माँ मुझसे कहने लगी, अगर कोई बात है तो बताओ, तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैंने माँ की तरफ देखकर इनकार में सिर हिला दिया। मेरी तरफ देखकर माँ कुछ सुकून से हुई, लेकिन कोई बात तो ज़रूर थी। किसी वजह से माँ इतना परेशान हो गई थी। मैंने जब उनको कहा कि कुछ नहीं हुआ, तब जाकर माँ को कुछ सुकून मिला और वो कमरे में चली गई। लेकिन मुझे खुद अपनी हालत का नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं बाहर ही टहलता रहा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और लेट कर सो गया। रात को न जाने किस वक्त मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि माँ मेरे पास ही थी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा जो मेरे पास बैठी हुई थी। माँ को कुछ दिनों से न जाने क्यों मेरी इतनी फिक्र लगी हुई थी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आप इतनी रात को यहाँ पर कैसे और क्यों मेरे पास बैठी हुई हो? आप अभी तक सोई नहीं? अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं ठीक हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से जाकर सो जाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तो माँ उठकर कमरे से चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो रहा है और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अगले दिन तक मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। माँ ने मुझे कहा कि वो किसी तांत्रिक बाबा से मेरे लिए कुछ ले आएंगी। मैंने माँ से कहा, क्यों, मुझे ऐसा क्या हो गया? पहले भी तो बुखार हो जाता था। तांत्रिक बाबा के पास जाना ज़रूरी है क्या? तभी माँ ने मुझे डांट कर खामोश कर दिया और ज़बरदस्ती मुझे उस तांत्रिक के पास ले गई। वो बाबा मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। उसने मुझे एक गिलास पानी का दिया। जैसे ही मैंने वो पिया, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। माँ भी कमरे में नहीं थी। मैंने माँ को आवाज़ दी तो माँ कमरे के अंदर आई। मैंने माँ से कहा, ये कौन सा बाबा था? माँ मुझसे कहने लगी, इन्होंने एक दवाई पिलाई थी जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने इनकार से सिर हिलाया क्योंकि मुझे इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं था। मैं इन मनगढ़ंत लोगों को नहीं मानता था। इस वजह से माँ कमरे से चली गई।
उस दिन के बाद माँ का अजीब सा रवैया हो गया था। मैं जब भी उन्हें कुछ कहता वो इस काम को उल्टा कर देती थी। अब तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनती थी। जब भी उन्हें मैं कहता कि मुझे कहीं जाना है तो गुस्सा कर जाती थी। मुझे तो उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनको हो क्या गया है। एक दिन ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माँ को गुस्से में कह दिया कि आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो, आप मेरी कोई बात मानती भी नहीं हो, मुझे भी अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। उस दिन के बाद माँ मुझे कहने लगी कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती है। मैं तो उनकी ये बात सुनकर चौंक ही गया था कि कभी उन्होंने मेरी शादी का जिक्र तक नहीं किया था और अब वो मेरी शादी करने की बात कर रही है। आज से पहले उन्हें कभी मेरी शादी का कोई भी ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब उन्हें यूं अचानक से मेरी शादी का ख्याल आ गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। अचानक मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? एक दिन मैं खाना खा रहा था और माँ मेरी बहन के साथ फ़ोन पर लगी हुई थी। उसे बता रही थी उन्हें जैसी लड़की ढूंढनी थी ढूंढ ली है, बस अब दुआ करना कि घर वाले मान जाएं। मुझे लगा पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, किसकी शादी की बात हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ किस लड़की की बात कर रही है। जब माँ फ़ोन काटकर मेरे पास आकर बैठी तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर किसके रिश्ते की बात हो रही थी। माँ ने मुझे बताया कि मेरे मामा के एक दोस्त की बेटी है जो बहुत ही सुंदर है, उसी से रिश्ते की बात हो रही थी, वो भी मेरे लिए। मैं चौंक गया। उसके रिश्ते की बात तो पहले भी चली थी, लेकिन माँ को तो और लड़कियां देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वो तो बस एक ही लड़की के पीछे पड़ गई थी। हजारों लड़कियां थीं, मगर माँ को तो वो ही एक लड़की चाहिए थी और माँ उसी के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। एक दिन मेरी बहन से बात हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे भी तो वो लड़की दिखाओ जो माँ ने पसंद की है और उसी के साथ मेरी शादी करना चाहती है। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो लड़की है कौन जिसके सिवा माँ को कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आती। मेरी बहन कहने लगी, भैया माँ ने हमें सख्ती से मना किया है कि आपको वो लड़की नहीं दिखानी है, कुछ भी हो जाए। मैंने हैरत से कहा, क्यों भाई, शादी से पहले तो मैं एक बार लड़की को देखूंगा ही। ये माँ की कैसी जिद है, क्या अब मैं लड़की को भी नहीं देख सकता? अपनी बहन की बात सुनकर मुझे हैरानगी हो रही थी। वो मुझे सख्ती से मना कर रही थी कि कुछ भी हो जाए लड़की नहीं दिखानी है भैया को। आखिर ये क्या बात हुई थी? मेरी जिसके साथ शादी होनी है उसे देख भी नहीं सकता। ये बात बहुत अजीब थी। मुझे इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कोई पागल था जो बिना देखे ही लड़की से शादी कर लेता। रात का वक्त था। मैं कमरे में बैठा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर में मैं उठा और माँ के कमरे में चला गया। वो मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो? मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और मैंने माँ को कहा, मुझे बताइए आप मेरी शादी किसके साथ कर रही हैं? मुझे उस लड़की को देखना है। माँ मुझे देखकर कहने लगी, क्या हो गया है अचानक से तुम्हें? मैंने बस एक बार कह दिया ना कि जिस लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ तुम उसे नहीं देख सकते। मैंने हैरत से कहा, क्यों नहीं देख सकता? कोई तो वजह होगी। लेकिन माँ ने मुझे कहा कि वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं दिखाएंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूँ। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचा, चलो जब शादी होगी मैं तभी उस लड़की को देख लूँगा कि आखिर मेरी माँ ने मेरे लिए कौन सी हूर परी पसंद की है जो उन्होंने मुझे दिखाई तक नहीं, और इसी से मेरी शादी भी करवाने वाली है। माँ मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। माँ को ना जाने अब अचानक से मेरी शादी की क्या जल्दी थी। धीरे धीरे मेरी शादी का वक्त आ गया और आज मेरी मेहंदी की रस्म थी। लेकिन माँ मुझे अपनी शादी से कुछ खुश नज़र नहीं आ रही थी। वो मुझे परेशान परेशान सी लग रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आपको क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैं कमरे में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मैंने पानी पिया मगर फिर भी ना जाने क्या हो रहा था। मैं माँ के कमरे में गया। मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से माँ के कमरे तक गया। माँ मुझे देखकर हैरान हो गई थी और कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो तुम? मैंने माँ को कहा, माँ मुझे ना जाने क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। माँ मुझसे परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैं वहीं पर माँ के पास बैठ गया
और गहरी सांस लेने लग गया। माँ मुझे कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, कुछ नहीं होगा। माँ ने अलमारी से मुझे कुछ बोतल निकाल कर दी और कहने लगी, ये पानी पी लो। मैंने माँ को हैरत से देखा और कहा, ये पानी आपको किसने दिया है? माँ ने कहा, ये तांत्रिक बाबा ने दिया है। माँ की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पीना। जब आप जानती हैं मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं, तो मैं क्यों पीऊं? तो फिर माँ मुझसे कहने लगी, एक बार पी लो, कुछ नहीं होता। माँ की बात सुनकर मैंने पी लिया और माँ ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आ गया और वहाँ पर आकर लेट गया। अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा था और मैं सो गया। फिर मेरी पूरी रात आँख नहीं खुली, सुबह के वक्त ही खुली। आज मेरी बारात थी और मेरा मूड भी काफ़ी फ्रेश सा लग रहा था। पहले तो मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो माँ आंगन में ही बैठी थी। माँ मुझे कुछ परेशान लग रही थी। सुबह सुबह ना जाने माँ किधर जा रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी वक्त बाद माँ घर को वापस आई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने गुस्से से कहा, आप मुझे कुछ भी नहीं बताती हैं। आखिरकार मेरी शादी हो गई और हम दुल्हन को विदा करके घर लेकर आ गए, लेकिन ना जाने क्यों मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था और मेरा कमरे में जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। आखिर जाना तो था ही। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में गया। सामने ही वो बेड पर घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बैठा रहा। आखिर मैंने हिम्मत करके उसका घूंघट उठा ही लिया, लेकिन मैं तो उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे वो मुझे देखकर कुछ कहेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ देखा है? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। वो मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराई। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी बातें करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था और उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन माँ ने मुझसे पूछा कि लड़की अच्छी लगी तुम्हें? माँ की बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी पत्नी में एक अजीब सी बात महसूस की कि रात के वक्त वो कमरे में बेचैन हो जाती थी, जैसे उसका दिल बाहर जाने को करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे क्या हो जाता है। कभी कभी वो मुझसे कहती कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। वो छत पर चली जाती थी। उसके जाने के बाद मैं अंदर ही बैठा रहता था। आज भी वो कमरे से बाहर थी। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था कि अचानक से मुझे उसकी चीख सुनाई दी और मैं घबरा गया। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर गया। वो मुझे कहीं नज़र भी नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि ना जाने उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी आवाज़ कहाँ से आई? मैं ऊपर छत की तरफ गया। तब मुझे हैरत हुई। वो छत पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, उससे कहा कि होश में आओ, लेकिन वो नहीं उठी। मैं उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया और जल्दी से माँ को बुलाया। उसे देखकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। न जाने उसको क्या हो गया था। माँ कहने लगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो, सुबह तक खुद होश में आ जाएगी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है आपको? मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? मैंने गुस्से में कहा, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन माँ ने मुझे लेकर जाने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्यों मना कर रही है। माँ के इतना मना करने पर मैंने उनकी बात मान ली और कमरे में बैठा रहा। माँ चली गई थी। मैं अपनी पत्नी के पास बैठ गया। उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। ना जाने क्यों उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। काफ़ी टाइम मैं बैठा रहा। मुझे नींद आने लग गई थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, बस उसे ही देख रहा था। काफ़ी टाइम बाद उसने धीरे से आंखें खोली। मैं उसके पास बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ देखने लग गई, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मैं उसी को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? वो मुझसे कहने लगी, मुझे क्या हुआ था? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, उसका तो तुमको ही पता होगा कि तुम्हें क्या हुआ था।
अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ पर ले जाता। लेकिन तुम तो छत पर चली गई। मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई, तब मैं दौड़ता हुआ तुम्हें देखने चला गया। वो कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जहाँ बहुत परेशानी छाई हुई थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो मुझसे कहने लगी वो अपनी माँ के घर जाना चाहती है, तो मैंने उससे कहा कि चली जाओ। मैंने कब मना किया, लेकिन पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। उसने मुझसे कहा, आपकी माँ ने मुझे मना कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर माँ ने उसको जाने से क्यों मना कर दिया। आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी किचन के कामों में बिजी थी। मैंने उसके बारे में माँ से पूछा कि वो कैसी है और घर में उसका सब लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। माँ ने मुझसे कहा कि ठीक है, अच्छी है, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा है। माँ ने कभी मुझसे उसकी शिकायत नहीं लगाई थी। वो मुझसे उसके बारे में कोई बात भी नहीं करती थी कि वो कैसी है और घर में सारा दिन क्या करती है। माँ मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने सोचा चलो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन जब भी मैं काम करके घर आता था तो मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में वो परेशान सी रहती हो। मैंने एक दिन माँ से पूछा, माँ आप और मेरी पत्नी में कोई बात हुई है क्या? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रही हो। माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? कैसे सवाल कर रहे हो? वो मेरी बेटी की तरह है, मैं क्यों उसे कुछ कहूँगी? और वैसे भी वो भी मुझे कुछ नहीं कहती, अपनी माँ समझती है। तुम बड़े अजीब सवाल कर रहे हो मुझसे। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो या फिर वो परेशान है। माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखा करो, वो जिंदगी में तुम्हारा बहुत साथ देगी। माँ आजकल बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि उसका ख्याल रखो, वही तुम्हें संभालेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। लोगों की बातों में मत आना, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी ढूंढी है। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसी बातें क्यों करती है। समझ तो मुझे उस दिन आई जिस दिन माँ का देहांत हो गया। एक दिन अचानक ही माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ शुगर की मरीज थी। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह उनकी मौत का कारण बनी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी बहनें भी बहुत रो रही थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन मेरी नज़रें माँ को हमेशा घर में ढूंढती थीं। माँ जिस तरह से मुझ पर गुस्सा किया करती थीं, मुझ पर प्यार किया करती थीं, मेरी फ़िक्र करती थीं, शायद ऐसी फ़िक्र और ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता था जैसा माँ करती थी। माँ के बिना मुझे घर काट खाने को दौड़ता था। मैं घर में माँ को ढूंढता, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आती। मैं माँ के गम में बहुत खो गया था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मैं माँ के गम से कुछ संभल पाया तो मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा दुख तो मेरी पत्नी को है, मेरी माँ के मरने का। वो अक्सर खुद में ही खोई हुई रहती थी। मैं जब भी उसे पुकारता था वो ना जाने कहाँ खोई हुई होती थी। आज भी वो कामों में इस कदर बिजी थी कि मैं उसे बहुत देर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। मैं उसके करीब गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से डर गई और मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, इतना क्यों डर रही हो, क्या हुआ है? कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। वो अपने इर्द गिर्द देखने लग गई। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पर। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वो आपकी माँ ने, और ये कहकर वो चुप हो गई। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ मेरी माँ को? मैंने जब गुस्से में पूछा तो वो मेरी तरफ देखकर सर हिलाने लग गई। ना जाने उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कहा, मुझे खाना दो। मेरी बात सुनकर उसने फिर से सिर हिला दिया। मुझे तो उसकी कहानी समझ नहीं आती थी। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी। पूछो तो कुछ बताती नहीं थी और ना ही पूछो तो अपने आप में ही खोई रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे पता चला मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इस वक्त मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। खुश तो वो भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई लग रही थी।
रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं उसे इधर उधर देखने लग गया, ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं उठ के कमरे से बाहर आया तो वो आंगन में बैठी हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी, वो ऐसे आंगन में क्यों बैठी हुई थी। जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से चलकर आ रही हो। उसकी सांस फूल रही थी, उसके चेहरे पर पसीना था। मुझे हैरत हो रही थी कि वो इतनी रात को कहाँ गई थी। उसने एक चादर भी ओढ़ रखी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है। वो मुझे देखकर कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, फिर ये सब क्या हो रहा है तुम्हें, तुमने काली चादर क्यों ओढ़ रखी है और तुम्हारी सांस भी क्यों फूल रही है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम कहीं गई हुई थी। वो कहने लगी, नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे कहाँ जाना था, मैं कहीं भी नहीं गई थी, ना ही मुझे कुछ पता है। मैं तो बस ऐसे ही कमरे से बाहर आकर बस बैठ गई। कमरे में मेरा दम घुट रहा था और दिल भी घबरा रहा था और अभी सर्दी लग रही है, इसी वजह से मैंने ये चादर ओढ़ रखी है। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरत में चला गया, लेकिन उसे इतनी गर्मी में ठंड क्यों लग रही थी, ये बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं उसे कमरे में लेकर आ गया, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े थे। मैंने उसको फिर पानी दिया, वो पानी पीकर सो गई। मैं कमरे से बाहर आ गया और उसके बारे में सोचने लग गया। जब से मुझे उसके बारे में पता चला था कि वो माँ बनने वाली है, उसके बाद से वो बहुत अजीब हो गई थी। मुझसे दूर दूर भी रहा करती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे दूर ही रहना चाहती है। शायद वो मेरे पास नहीं रहना चाहती। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था, ना ही उससे कोई बात बोल पाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं उसे डांटता था या फिर उसे कुछ कहता था। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गया तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो अपने ऊपर पानी डाल रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। वो अपने ऊपर ठंडा पानी ना जाने क्यों डाल रही थी। वो मुझे कहने लग गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो इसीलिए मैं ये पानी डाल रही हूँ। मैंने उसे पानी डालने से मना किया, लेकिन वो तो अपने ऊपर पानी लगातार ही डाले जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, रुक जाओ पागल लड़की, ये क्या पागलपंत है, बंद करो ये सब। उसने सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया। मैं तो कमरे का बुरा हाल होता देख रहा था। वो गहरी सांस लेने लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उसका क्या करूं। मैं उसकी बाजू पकड़कर दूसरे कमरे में ले आया और उससे कहा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर आराम करो। इतनी रात को ना जाने क्या पागलपन तुम्हें सूझ रहा है। उसके बाद मैंने उससे कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो, और हम दूसरे कमरे में जाकर सो गए। सुबह हुई तो मेरी पत्नी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था। वो बहुत संजीदगी से अपने काम में मगन थी। मैंने एकदम से उसे बुलाया तो वो डर गई और अचानक ही कुर्सी पर बैठ गई। मुझे हैरत हुई, मैंने इतनी ऊंची आवाज में भी उसे नहीं बुलाया था कि वो इतना डर गई। मैंने कहा, तुम ठीक हो। वो नहीं में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ या नहीं। मैं बहुत गलत हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। खैर, मैं ऑफिस चला गया और काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे किसी चीज़ की खबर नहीं रही। जल्दी से सारा काम करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर आया तो देखा मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर वो काफ़ी टाइम बाद उठी। मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मुझे बता तो देते कि जल्दी आ जाओगे। आज मैं उसकी बातें सुन रहा था। वो सोई हुई शक्ल पर मुझसे बातें कर रही थी। मुझे उसकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस मन कर रहा था कि उसको देखता ही जाऊं। आखिर में मैंने उससे कहा, बस करो, तुम कितना बोलती हो। उसने कहा, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं बोले चली जा रही थी कि किसी बात का तो जवाब शायद आप दे देंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे उसका बोलना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज की रात फिर उसने वही किया जैसा वो हर रात करती थी। ठंडा पानी अपने ऊपर डालने लग गई और कहने लगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम से घबरा गई और मुझसे कहने लगी,
नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा। आखिर तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती? तुम्हें इतनी गर्मी क्यों सताती है? लेकिन वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, बहुत घबरा रही थी। मैं उसे बाहर से कमरे में लेकर आया। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझे तो डर भी लग रहा था उसकी इन हरकतों की वजह से अगर बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाता तो। मैंने फिर भी उससे दोबारा कहा कि चलो डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। वो एकदम से गुस्से में कहने लगी, बस मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, फिर क्यों आप बार बार जिद कर रहे हो? उसने तो गुस्से में मना कर दिया, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं घर से बाहर निकलकर मोहल्ले की ही एक दाई के पास गया और उसे घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी उस दाई को देखकर भी परेशान हो गई और मुझसे कहने लगी कि इससे कहो ये मुझे हाथ भी नहीं लगाए। मैंने फिर भी दाई को कहा, मेरी पत्नी को देखिए क्या हुआ है इसे। वो चेक करने लग गई, मगर मेरी पत्नी बहुत घबरा रही थी। दाई ने मेरी पत्नी को बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से देखा और फिर वो मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। मैं उस दाई की बात सुनकर गुस्से में आ गया था। उस जाहिल अनपढ़ दाई की बातें सुनकर मेरी पत्नी की एकदम से आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और घबराकर खूब रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को चुप कराया। उस दाई की बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई और कहा कि गलती हो गई जो आपको मैं घर में लेकर आ गया। जाइए आप यहाँ से, आज के बाद इस घर में मत आना। मैंने गुस्से में दाई को भेज दिया और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मेरी पत्नी उस दिन मेरे साथ चिपक गई और रोती हुई मुझसे कहने लगी कि आप कभी भी मुझे मत छोड़ना। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उससे कहा, कुछ नहीं होता, मैं पास हूं ना तुम्हारे, मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उसके आंसू साफ किए। न जाने वो क्यों इतनी डर गई थी कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैंने प्यार से उससे कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आज के बाद किसी भी दाई को घर लेकर नहीं आऊँगा। अब वो मुझे कुछ सुकून से लग रही थी। उसे तो मैंने सुकून दिला दिया था, लेकिन मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उस दाई का इस तरह से कहना, आखिर वो क्या चाहती थी? उसका क्या मतलब था? उसने ऐसा भी क्या देखा मेरी पत्नी में जो वो ऐसी बातें कह रही थी? उसकी बात सुनकर मुझे अब परेशानी होने लग गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं जब भी अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता हूं तो उस पर भी वो मुझसे गुस्सा करती है। कहती है उसे कहीं भी नहीं जाना, लेकिन ना जाने क्यों वो कहीं भी नहीं जाना चाह रही थी। कोई तो वजह थी जो वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। कुछ दिन बाद जब वो उस बात को भूल गई तो मैंने उससे कहा, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वो तो बाहर जाने के लिए भी नहीं मान रही थी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया और उसे लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं उसे बातों बातों में बहला के अस्पताल तक ले गया। अस्पताल देखते ही वो बहुत घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी, आप मुझे अस्पताल क्यों लेकर आए हैं? मुझे तो घर जाना है। मैंने गुस्से में कहा, अब तो तुम्हें अस्पताल ही जाना होगा मेरे साथ। मैं उसे अस्पताल के अंदर ले आया और डॉक्टर को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर मेरी पत्नी को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। जब डॉक्टर रूम से बाहर आए और मुझे देखकर कहने लगे, क्या यह आपकी पत्नी है? मैंने सीरियस होकर उनकी तरफ देखकर कहा, जी मैं लाया हूँ तो मेरी ही पत्नी होंगी ना। वो मुझसे कहने लगे कि आपकी पत्नी का ये इलाज नहीं है, इनका तो कोई और ही इलाज है। लेकिन बाकी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा है? मगर मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कह रहे थे कि आपकी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, इनका ख्याल रखा करो। वो मुझे देखे जा रही थी और कहने लगी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग घर पर आ गए, लेकिन फिर से उसने वही काम किया। मुझे आज गुस्सा आ गया था। मैं पानी उठाकर फेंकने लग गया तो ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, जैसे पानी में किसी बुढ़े शख्स के बाल हों। मैं हैरत से वो पानी देखने लगा। वो डरते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से में उसे पकड़कर कमरे में लाया और बेड पर फेंकने वाले अंदाज में बिठाया। वो डरती हुई मुझे देखने लग गई। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
मैंने गुस्से में कहा। उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया और रोने लग गई। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे बताओ। वो कहने लगी, आपकी माँ ने मना किया था। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? क्या मना किया था माँ ने तुम्हें? माँ तो अब इस दुनिया से चली गई है। वो मुझसे कहने लगी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जैसे आप हैं मैं भी वैसी ही हूँ। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? मैं कुछ नहीं समझा। मैं कैसा हूँ? वो मुझे कहने लगी, आप एक तांत्रिक का इलाज करने के बाद पैदा हुए थे। मैं भी उन्हीं के इलाज से पैदा हुई थी। आपकी माँ उस तांत्रिक के पास जाकर अपना इलाज करवाया करती थी। आप भी अक्सर रातों को ऐसे ही डरा करते थे जैसे मैं डरती हूँ। उस तांत्रिक बाबा ने कहा था कि आपकी माँ को आप जैसी लड़की से ही आपकी शादी करनी होगी, और यही वजह थी जो आपकी माँ ने आपकी शादी मुझसे करवाई। शादी से पहले जैसे आपकी तबीयत खराब रहती थी वैसे ही तबीयत मेरी भी खराब रहती है। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। जब हमारी शादी हुई तब भी आपकी माँ ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी अच्छी खबर हो या बुरी हो, उस तांत्रिक के पास जरूर जाना। उस बाबा ने मुझसे कहा था। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम किसी दाई के पास जाओगी या डॉक्टर के पास जाओगी तो वो तुम्हें गलत ही समझेंगे। इसी वजह से 9 महीने से पहले किसी के भी पास मत जाना। मैंने अपनी पत्नी की बातें सुनी और गहरी सांस भरी। अब मुझे माँ की बातों की भी और उनके रवैये की भी समझ आ रही थी कि वो मुझे क्यों उस बोतल का पानी पिलाया करती थी। उसने मुझे बताया कि ये पानी भी उन्होंने ही उसको डालने के लिए कहा था। वो बताते हुए बहुत रोने लग गई थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि रोना बंद करो। सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। वो बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी। मैंने उसके आंसू साफ किए और फिर से सॉरी कहा तो वो मुझसे कहने लगी, आप भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। आपकी जगह और कोई भी होता तो मुझे पागल ही समझता। मुझे लगा था कि आपकी माँ ने आपको ये सब कुछ बता दिया होगा, इसी वजह से मैं आपको कुछ बताना नहीं चाह रही थी। मैंने उससे कहा, चलो अब सब कुछ बता दिया है ना, अब कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। उसके बाद मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर हमारे घर एक बहुत प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।